Good morning, students. So we'll start this new chapter of P block elements. ठीक है ना? From today onwards, because your syllabus is revised by board. ठीक है ना? तो अब बोर्ड ने आपका सिलेबस जब रिवाइज कर दिया है तो उसके हिसाब से हमें न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम शुरू कर रहे हैं नया आपका चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना? पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की और ये आते कैसे हैं, इसको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी थी क्लास 10th में, उसके बाद आपने क्लास 11th में पढ़ी केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में। ठीक है ना? तब आपने वहाँ पढ़ा होगा कि वहाँ एलिमेंट्स होते हैं एस पी डी एफ ब्लॉक के। ठीक है ना? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्यों इनको हम इस नाम से बुलाते हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वही है। सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं आपके पास अंदर? आपके 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। उनका नाम है एस, पी, डी और एफ। 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी, एफ। ठीक है ना? हर ऑर्बिटल को आप किस नंबर से नोट करते हो? एल। इसका नाम क्या होता है? एजीमुथल नंबर। क्या नाम है इसका? एजीमुथल नंबर। ठीक है ना? तो इसका नंबर 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। ठीक है ना? एजीमुथल नंबर से नोट करते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके। पहला क्वांटम नंबर होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप एन से डिनोट करते हो, जो कि ये बताता है कि शेल नंबर कौन सा है, कितने शेल की बात, कौन से शेल की बात कर रहे हो। तो इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL होती है, ना कि PLE, क्योंकि ये क्या होता है, प्रिंसिपल यहाँ पर होता है मेन। ठीक है ना? मेन जो इससे बोला गया है, सबसे पहली चीज़ जो बताता है। तो किसी भी जैसे किसी जगह की लोकेशन को बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ता है? सबसे पहले उसका क्या कहते हैं, आप बताओगे कौन से वो कंट्री में है। ठीक है ना? कंट्री बताई, फिर उसके बाद आपने स्टेट बताया, स्टेट के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बताई, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने शहर बताया, शहर के बाद आपने गली बताई, और गली के बाद आपने घर का नंबर बताया। दिस इज़ हाउ द एड्रेस इज गिवन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को देने के लिए हमारे पास 4 आपके पास क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स होते हैं। एक का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन। तो ये बताता है कौन सा शेल है, ये क्या बताता है कौन सा ऑर्बिटल है, ये बताता है उसमें डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में कौन से डिजेनरेटेड ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है ना? यानी किस ओरिएंटेशन में है ये। ठीक है ना? और लास्ट इज क्या, ये किस बताता है कि किस तरफ को स्पिन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? स्पिन बताता है। तो इसको हम +½ या -½ से नोट करते हैं। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या ऊपर की तरफ जा रहा होगा या नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो क्लॉकवाइज को आपने क्या बोला? +½ और एंटी क्लॉकवाइज को -½ सॉरी उल्टा बोल दिया। क्लॉकवाइज को -½ और एंटी क्लॉकवाइज को +½ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M जो होता है वो किसके बराबर होता है? हमेशा -L से लेकर L तक जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सबके बराबर होता है। ठीक है? तो 0 है, -0 से +0, 0 एक ही रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्वांटम नंबर होता है 0। यहाँ पर क्या होते हैं? -1, 0, 1। यहाँ पर होता है -2, -1, 0, 1, 2। और इसके पास होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो गिनोगे तो यहाँ पर कितने हैं बेटा डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स? 3 है, इधर 5 है, इधर 7 है और इधर 1 है। हर एक डिजेनरेटेड ऑर्बिटल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, या 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। ठीक है ना? या 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऑर्बिटल्स में, उतने ही ग्रुप होते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना? जैसे एस ऑर्बिटल के लिए अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो एस ब्लॉक में आपने 2 ग्रुप्स पढ़े होंगे, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है आपके, वो क्या है? आपके एस ग्रुप है। ठीक है ना? उसके बाद पी आपने देखा होगा, पी में कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? पी में होते हैं 6 ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है? P1, P2, P3, P4, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब कैसे आपने ऑर्बिटल्स, पहले तो हमने ऑर्बिटल्स के बारे में जान लिया, और कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है ये जान लिया। फिर उसके बाद इनको यूज़ किस में करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से लिखते हैं हम लोग? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से लिखते हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपको पता है क्या होगा? ठीक है ना? क्या होता है? ये बताता है कि किस ऑर्बिटल को आप पहले फिल करोगे, किस ऑर्बिटल को बाद में फिल करोगे। इसमें इन्होंने जो एनर्जी का बताया गया कि एनर्जी कितनी होगी, उसको n+L से बताया है, और जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी अगर सेम नंबर्स होगा, ये आपने सुना था। तो इसमें आपको पता होगा
मैं कुछ स्टार्टिंग के लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 1s पहले भरता है, ठीक है ना, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है 6 तक, ठीक है, फिर 3s भरता है, फिर 3p भरता है, 3p 6 तक भरता है। 3p के बाद 3d ना भर के क्या भरता है, 4s भरता है। क्यों भरता है 4s? क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है। देखो कैसे n प्लस एल से निकालते हैं ना, n कितना है 4, s की वैल्यू 0, तो 4 प्लस 0 कितना आ गया 4, और n की वैल्यू है यहाँ पर 3, l की वैल्यू होती है 2, 3 प्लस 2 5, तो इसकी एनर्जी 4 आई और इसकी एनर्जी कितनी आई 5 आई। तो 4 एनर्जी कम होगी इसलिए इसको पहले लिखा है और इसकी एनर्जी बाद में। तो अबव प्रिंसिपल ये बताता है, अबव प्रिंसिपल यही बताता है हमें कि हमें कैसे फिल करना है। इसीलिए आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आती है, जो आप पहले पढ़ते थे कि जो आपकी पोटेशियम की आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है उसमें आप 4s1 लिखते हो लास्ट में, 3p6 के बाद क्या लिखते हो आप 4s1 लिखते हो, ना कि आप 3d1 लिखते हो, ठीक है ना। 3d कब फिल होता है, जब 4s के दोनों भर जाते हैं उसके बाद 3d फिल होता है। इसलिए आपका जो d ऑर्बिटल होते हैं, जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो कौन से ग्रुप नंबर 3 से शुरू होते हैं। पहले तो आपके s ऑर्बिटल में आ गए, अगला एलिमेंट जैसे ही d ऑर्बिटल में आएगा तो वो d ब्लॉक में आएगा। तो जिस भी ऑर्बिटल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका फिल होगा, द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड, द एलिमेंट इज कैटेगराइज्ड इन दैट ब्लॉक, ठीक है ना। तो एलिमेंट का ब्लॉक हमने कैसे डिफाइन किया, ये देखकर कि एलिमेंट को आपने आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे फिल किया है। जब तक एलिमेंट का आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हुआ है ये नहीं पता होगा, आप नहीं बता सकते कि उसका ब्लॉक क्या होगा। तो आखिरी ऑर्बिटल अगर p में फिल हुआ है, आखिरी ऑर्बिटल p है जो फिल हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो वो आपके जितने भी एटम्स होंगे या जितने भी आपके सब एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या आएंगे, p ब्लॉक में आएंगे। तो p में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसलिए ग्रुप्स कितने होते हैं, p के पास 6 ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 ग्रुप्स। कहाँ से शुरू होते हैं वो ग्रुप्स, 13 से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 ग्रुप्स होते हैं आपके, जो कि आपके इसमें आते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। अब ये p ब्लॉक एलिमेंट में जो 6 ग्रुप आए हैं इन सब के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी NS1 NP, सो NS2 NP1, ठीक है ना। P1 यहाँ फिल हुआ, P2 यहाँ पे फिल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा NS2 NP2, यहाँ पर क्या होगा NS2 NP3, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। यहाँ पर होगा NS2 NP4, यहाँ क्या होगा NS2 NP5 और लास्ट में NS2 NP6, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कंप्लीटली फिल हो गया p ऑर्बिटल s ऑर्बिटल दोनों, तो इसलिए क्या है, ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। 18th ग्रुप क्या होते हैं बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हमने देखा हर एक ग्रुप में मैंने p को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा आपका, हर एक ग्रुप में क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब क्या है NS2 NP1 का, तो मैंने आपको बताया था n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल होता है। तो मान लो अगर सेकंड शेल की बात कर रहे हो आप, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हो, और पीरियड जो होते हैं आपके, जो भी क्लासिफिकेशन में यहाँ पर पीरियड्स दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें आपको 7 पीरियड्स दिखेंगे। हर पीरियड ये बताता है कि इस पीरियड में कितने शेल हैं, नंबर ऑफ शेल बताता है। यानी कि अगर इस पीरियड के मैं शेल देखूँ तो इसमें 2 शेल होंगे, इस पीरियड के एलिमेंट्स के बाद 3 शेल होंगे, इस पीरियड के एलिमेंट्स के बाद कितने शेल होंगे, 4 शेल होंगे, ठीक है ना। तो NS2 NP1 1 से तो हो नहीं सकता क्योंकि 1p से स्टार्ट नहीं होता। जो मिनिमम s की वैल्यू 0 है तो इसका जो शेल नंबर होगा, मिनिमम शेल नंबर कितना होता है, जो इसके नंबर होता है उसके +1, यानी कि l+1 के बराबर होता है, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ शेल इसके पास क्या होगा, l+1 के बराबर होगा। यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन सकती है, s के लिए 1s1 बन सकती है, 2s1 बन सकती है, लेकिन p के लिए 1p1 नहीं बन सकती। इसके लिए कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। ऐसे d के लिए 3 से शुरू होगा और f के लिए 4 से शुरू होगा। तो s के लिए 1 से शुरू होता है, इसके लिए 2 से शुरू होता है n की वैल्यू, ठीक है ना। n की वैल्यू यहाँ पर 2 के लिए शुरू होती है, यहाँ पर 3 से शुरू होती है और यहाँ पर 4 से शुरू होती है। इसका मतलब आपको 2d कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, आपको 2f कभी नहीं मिलेगा, लेकिन और आपको ना ही 3f मिलेगा। आपको मिलेगा 1s से स्टार्ट होगा 1s 2s 3s मिलेंगे, 2p से स्टार्ट होगा 2p 3p 4p मिलेगा, d से स्टार्ट होगा 3d 4d 5d मिलेगा, f से स्टार्ट होगा 4f 5f 6f मिलेगा, ठीक है ना। तो NS2 मतलब है, अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p1,
ठीक है ना। थर्ड शेल की बात करोगे तो 3s2 3p1, फोर्थ शेल की बात करोगे 4s2 4p1, ठीक है ना। तो ये पूरे ग्रुप की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको, ये पूरे ग्रुप की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने देखी हैं पहले जो आपने पढ़ी हैं और अब देखेंगे, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट जो जो जितने भी हैं, जो भी इस ब्लॉक में हैं, तो इस ब्लॉक की खासियत क्या है कि इस ब्लॉक में हर तरह के एलिमेंट्स हैं, हर तरह के एलिमेंट्स हैं। जैसे कौन कौन से हैं बेटा, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और तीसरे कौन से आपके पास इसमें, मेटलॉइड्स। तीसरे कौन से बेटा इसमें आपके पास, मेटलॉइड्स। अगर इसको आप कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हो तो इसको आप बोलते हो कंडक्टर, इसको कहते हो इंसुलेटर, और ये क्या होते हैं बेटा, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे इनको हम देखेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ, प्रॉपरली ग्रुप बनाना शुरू करता हूँ, तो पहले मेरे को मेटल्स लिखने हैं, तो मैं मेटल्स लिखूँगा सिर्फ इससे, और मेटल्स लिखूँगा इससे। तो बोरॉन, बोरॉन को भी आप मेटलॉइड में काउंट करते हो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिनियम और पोलोनियम। ये सारे क्या है आपके वो एलिमेंट्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं, आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं। कलर के हिसाब से देखेंगे इसको मेटलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इनको मेटल्स बोलेंगे। 2 3 4, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप पीरियड 6, पीरियड 2 3 4 5 6 तक देखते हैं सब, ठीक है ना। इसके बाद जो होते हैं मेटल्स पहले आए नहीं थे, इसलिए हम उनके बारे में नहीं लिखेंगे, हम सभी मेटल्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये मेटल्स हैं, मेटल्स एल्युमिनियम मेटल है आपका, ठीक है ना। गैलियम आपका मेटल है, ठीक है ना। इंडियम आपका मेटल है, थेलियम आपका मेटल है, ठीक है ना। थेलियम आपका मेटल है। इसके बाद मेटल आपके कौन से हैं, यहाँ पर टिन है एक मेटल, ठीक है ना, टिन मेटल है, लेड मेटल है, और बिस्मथ भी क्या है आपका, एक मेटल है। तो ये आपके सारे हो गए मेटल्स। ये कलर जो है आपका किसका है, नॉन मेटल्स का है। और फाइनली ये जो कलर जो मैं फाइनल लिख रहा हूँ, कलर जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ, दैट इज ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से जो भी आपका दिखेगा आपको वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नियॉन, ठीक है ना। हीलियम को नहीं लिखा, हीलियम को आप अलग से लिख लेना, हीलियम इसके ऊपर होता है, ठीक है ना। तो नियॉन, नियॉन के नीचे ये सारे के सारे क्या है बेटा, नोबल मेटल्स है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन और रेंडन, ठीक है ना। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेंडन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपके नाइट्रोजन के बाद जो आपका अगला एलिमेंट आता है वो आपका फॉस्फोरस है, ठीक है ना। ये भी एक नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सल्फर है और क्लोरीन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास सेलेनियम है, सेलेनियम है, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन आएगा, यहाँ पर आयोडीन आएगा, और यहाँ पर एट्रियम आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई है पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट। ये दिया है आपका कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं वो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, मेटल्स आपके इस कलर से लिखे हुए हैं, लाइट ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, और मेटलॉइड्स आपके किस कलर से लिखे हैं, मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपकी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसमें तीनों के तीनों अवेलेबल है आपके पास, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसके अलावा आप एस ब्लॉक देखोगे, डी ब्लॉक देखोगे, उसमें सिर्फ मेटल्स मिलेंगे। एस ब्लॉक में मेटल्स मिलेंगे सारे के सारे, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और एफ ब्लॉक में भी आपको लेंथेनाइड्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। तो यही है बस आपके नॉन मेटल्स बचे हुए जो भी आपके ग्रीन से लिखे हुए हैं, और ये कुल मेटलॉइड्स हैं जो भी आपके यूज़ हो सकते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिलिकॉन आपका और जर्मेनियम आपका यूज़ होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जिसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो उसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो आप इजीली लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपने देखा कि कौन से ग्रुप में है ये, कौन से पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में है, ठीक है ना। आपने ब्रोमीन को देखा है कि ये फोर्थ पीरियड में है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर 4s2 4p5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 4s2 4p5, ठीक है ना।
तो आपने लिखा 4:4p5, तो ये इसकी क्या होगी, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी शेल की, जो आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 4:4p5, जो कि डिफाइन करती है कि आपका एलिमेंट क्या है, ठीक है ना, आपका एलिमेंट क्या है। तो इसे कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने ऊपर लिखी है। और ये आपके क्या है बेटा, ये ग्रुप्स है। तो अगर ग्रुप्स के बाद हम इन ग्रुप्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, तो सबसे पहले चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पहली चीज़ डिस्कस क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? आई एम डैम श्योर कि आपने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आप उस चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना, उस चैप्टर पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है जो ये बताती है कि जब ये एलिमेंट्स, मतलब जब ये क्या कहते हैं मिक्स होगा या फिर ये कोई कंपाउंड बनाएगा, तो ये किस स्टेट में होगा, उसकी जो भी उसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा उसके अंदर वो क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका NaCl बनता है, NaCl बनता है, ठीक है ना, तो NaCl में सोडियम के पास चार्ज कितना होता है +1 और इसका चार्ज कितना होता है -1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +1 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होती है -1। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही हर एक ग्रुप की अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसे कहते हैं हम लोग ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं बेटा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबकी ग्रुप वाइज ग्रुप ऑक्सीडेशन में स्टेट मैं लिख रहा हूँ नीचे, और उसके बाद बताऊंगा कि ये कैसे आती है, ठीक है ना। इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3, इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है +3, ठीक है ना। इसकी आती है +4, इसकी +5, इसकी +6, +7, +8। जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे दी जाती है, वो ऐसे दी जाती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, यानी कि जो NH2 NSP यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, टोटल कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं ना, तो उसकी वो क्या होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है, ठीक है ना। इसको और आप कैसे निकाल सकते हो, इसको और आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप क्या करो 10 में से ग्रुप नंबर को माइनस कर दो, यानी कि 13 - 10 दैट इज 3, 14 - 10 4, 15 - 5 5, 16 - 10 6, 17 - 10 7, 18 - 10 8। ये क्या होगी आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, ये सारी क्या आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आप लिख लो अपना कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ये हो, ठीक है ना। एक और बात, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लिख लेंगे, इनके ग्रुप्स का नाम होता है। जैसे इस ग्रुप का नाम नोबल गैस एलिमेंट्स है, ठीक है ना, नोबल ग्रुप है, ठीक है ना। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, हेलोजन। क्या कहते हैं बेटा, हेलोजन। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, चेलकोजेंस। चेलकोजेंस, चेलकोजेंस की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, चेलकोजेंस। इसको हम कहते हैं चेलकोजेंस, इसको कहते हैं हेलोजेंस, इसको हम नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन ग्रुप और बोरॉन ग्रुप कहते हैं बस, ठीक है ना। इन ग्रुप्स के नाम ऐसे ही है सीधे, नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन ग्रुप और बोरॉन ग्रुप। लेकिन इसको याद रखेंगे, ये चेलकोजेंस कहलाते हैं, ये हेलोजेंस कहलाते हैं और ये नोबल गैस एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम एक और चीज़ जानेंगे कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रुप 13 की, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, ये ग्रुप्स हैं आपके पास। इन ग्रुप्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो होती है अलग अलग एलिमेंट्स के वजह से, वो क्या होती है, एक +1 शो हो जाती है, इस वाले में +2 और -4 भी शो होती है, इस ग्रुप में +3 और -3 भी शो होती है, ठीक है ना। इस ग्रुप में +4, +2 और -2 शो होती है, ठीक है ना। इस ग्रुप में +5, +3, +1, -1 ये सब शो होती है। और 18 ग्रुप में क्या शो होती है, +6, +4, +2। 18 ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ऐसे शो करता है, उसका नाम है जिनॉन, ठीक है ना। जिनॉन क्या बनाता है, XeF6 बनाता है, ठीक है ना, XeF4 बनाता है, XeF2 बनाता है, ठीक है ना। ये तीनों बनाता है ना, इसलिए ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस जिनॉन शो करता है। तो हर ग्रुप में एक आधा एलिमेंट ऐसा होता है जो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा 17 ग्रुप की हमने देखा है कि 17 ग्रुप में सबसे ज़्यादा अलग अलग शो होती हैं, ठीक है ना। तो क्यों शो होती है इसके बारे में जानेंगे। ऐसी ये जो शो हो रही है, ये अलग ऑक्सीडेशन शो होती है, वो किसकी वजह से होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है बेटा, इनर्ट
पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनट पेयर इफेक्ट? जब भी आप बड़े क्या कहते हैं एलिमेंट्स की बात करते हो, जो बड़े एलिमेंट्स हैं, जैसे कि और कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 14 के, जैसे ग्रुप 14 के बारे में देखते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स देखते हैं, कार्बन, ठीक है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और उसके बाद आता है उसमें टिन, ठीक है ना, लेड। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2Np2, ठीक है ना, अभी बताई थी NS2Np2 रहती है। कौन सा ग्रुप है ये, 14 ग्रुप है। 14 ग्रुप यानी कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 ऐसे बनेंगे, ठीक है ना, ये हमारा प्रोसेस होता है। इसके बाद हमको क्या देखना है कि इनट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कई बार ये अंदर होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं आपके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि इनकी जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं, 4 होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 रहती है, तो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो बड़े जब आपके एलिमेंट्स है, जैसे टिन है और लेड है, ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं और SnCl2 बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वाला पेयर जो होता है वो कैसा रहता है, इनर्ट रहता है। इनर्ट मतलब जो रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो पेयर होता है, इसको कहते हैं हम इनर्ट पेयर। तो ऐसे लिख सकते हो कि अमंग द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल is reluctant. They do not take part in chemical bonding. That is why they are called inert pair, ठीक है ना। वो उनको कह देते हैं इनट पेयर, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसीलिए इसको, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, इनट पेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से ये ऐसे सब्सटेंस बनते हैं, PbCl2 और SnCl2, ऐसे सब्सटेंस ये बनाता है, ठीक है ना। तो अंदर वाले 2 ऑर्बिटल्स को क्या, अंदर वाला जो ऑर्बिटल होता है, जो एस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे शील्डिंग बनी रहती है और वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ऐसे केस में ये SnCl2 और PbCl2 बना देते हैं। ऐसे ही जब हम इस ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 15 की बात करते हैं, इसमें बिस्मथ होता है, जो सबसे लास्ट में आपने देखा होगा ग्रुप 6 में, पीरियड 6 में जो आपने देखा होगा, वो क्या देखा होगा, बिस्मथ देखा होगा। तो बिस्मथ क्या बनाता है, BiCl3 बनाता है, ठीक है ना, BiCl3 बनाता है, ठीक है ना। तो जबकि उसको कितना बनाना चाहिए था, BiCl5 बनाना चाहिए था, लेकिन वो क्या बनाता है, BiCl3 बनाता है। इसमें भी इनट पेयर इफेक्ट लगता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, NS2Np3 रहती है। यहाँ पर फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 कम हो जाती है। तो ये जो इनट पेयर की वजह से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखती हैं, वो हमें उसके हमने वो जब कंपाउंड्स देखे तब हमें पता चला कि हाँ, ये ऐसा बिहेवियर भी शो करते हैं। तो जनरल बिहेवियर जो पी ब्लॉक एलिमेंट का है, वो मेटेलिक भी है, नॉन मेटेलिक भी है और मेटलॉइड्स वाला भी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके थोड़े ट्रेंड्स देखें कि क्या ट्रेंड्स में क्या चलता है, तो हमें ये समझ में आएगा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब भी हम पी ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है बेटा, मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम जाने में मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, है ना। क्या लिखेंगे, अलग पेंसिल लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। समझ भी आ रहा है कि जब आपने देखा था, जब मैंने आपके सामने ये पी ब्लॉक बनाया, तो आपने देखा होगा कि इस तरफ सारे मेटल्स हैं और इस तरफ सारे नॉन मेटल्स हैं। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है कि आपका नॉन मेटल्स की तरफ जा रहा है। और टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर क्यों बनेगा, मेटालिक कैरेक्टर की पहले खासियत क्या होती है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है कि जो आपकी टेंडेंसी है टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज़ बढ़ता जाता है। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन या 2-3 इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, उनको शील्डिंग इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो रेडिली क्या कहते हैं, अपने एटम को छोड़ देते हैं और वहाँ पर आयन बना देते हैं। तो वो जो करेक्टर है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वो बढ़ता जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का करेक्टर है, वो करेक्टर बढ़ता जाता है। इस वजह से क्या होता है, आपका मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाता है जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो। और लेफ्ट टू राइट में आपका मेटालिक करेक्टर घटेगा। ऐसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज़ की बात करेंगे, साइज़ भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज़ क्या होगा बेटा, साइज़ डिक्रीज़ करेगा।
क्यों करेगा डिक्रीज? क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल है वो तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इस वजह से साइज़ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ऐसे ही जो, क्योंकि साइज़ डिक्रीज कर रहा है तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा? साइज़ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? साइज़ यहाँ पर इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने में, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या होगी बेटा? हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, डिक्रीज करेगी, क्योंकि फ्लोरीन को आयनाइज करना सबसे इजी होता है, वहाँ पर एकदम इलेक्ट्रॉन रेडीली लेने के लिए तैयार होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसमें देखूँ, मैं आपको दिखाऊँ आपको, तो आप देखोगे कि जब यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है? लगभग 3.5 के अराउंड होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या होता है? फ्लोरीन होता है। इसीलिए फ्लोरीन के साथ ही FeF6, FeF2 और FeF4 बनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो एक स्टेबल एलिमेंट जैसे कि नोबल गैस है उसके साथ भी एक क्या कहते हैं कंपाउंड बना लेता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये तो हमें पता ही है, हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो चीज़ लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज करेगी वो टॉप टू बॉटम पक्का डिक्रीज करेगी, और जो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगी वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। अब क्योंकि इनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास अवेलेबल ही नहीं होता है, ठीक है ना, यानी क्योंकि NSP तक NP6 तक ही बढ़ते हैं, तो वैकेंट डी यहाँ पर ऑर्बिटल होता नहीं है आपके पास कि कोई ऐसा डी ऑर्बिटल नहीं है जो खाली है। इस वजह से ये कोई भी क्या कहते हैं, ये कोई भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम नहीं होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ सेकेंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में 2D अवेलेबल नहीं होता, हमें पता है कि 2D अवेलेबल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल सेकंड वाले ग्रुप में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल होता है। क्यों? क्योंकि 3D अवेलेबल होता है ना, 3D तो होता ही है। अगर 3 से शुरू करोगे तो 3D पे 3s, अगर थर्ड शेल में जाओगे तो आपको 3s 3p और 3D तीनों मिलेंगे। सेकंड शेल में जाओगे तो 2s और 2p मिलेगा, फर्स्ट शेल में जाओगे तो सिर्फ 1s मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डी ऑर्बिटल मिलना शुरू हो जाते हैं, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है इनके पास और वो खाली होता है, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है नीचे वाले ग्रुप्स, नीचे वाले एलिमेंट्स के लिए, और ऊपर टॉप एलिमेंट्स के लिए थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैक्सिमम कोई जो कोवलेंसी शो हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा? 14 ग्रुप की शो हो रही है, वो कितनी शो हो रही है? 4 शो हो रही है। तो अगर मैं मैक्सिमम कोवलेंसी की बात करूँ तो आपकी मैक्सिमम जो कोवलेंसी होगी वो कौन सी शो होगी? 4 शो होगी टॉप वाले ग्रुप की, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कार्बन के पास क्योंकि कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में, तो वो चार इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके जो भी एलिमेंट्स बनाता है उनका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई एलिमेंट बताया CH4, ठीक है ना, CF4, CCl4, तो सारे जितने भी एलिमेंट्स बनाएगा उसमें क्या हो रहेगा? वो 4 रहेंगे, वो टेट्रा हैलाइड्स रहेंगे, वो टेट्रा में रहेंगे, ठीक है ना। जो क्योंकि हैलाइड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 पे भी होता है, दैट मीन्स यहाँ पर -1 पे भी होता है। देखो -1 से ज़्यादातर बनाते हैं हैलाइड्स जो बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है +4 और -1 मिलके CH4 बनता है, CF4 बनता है, CCl4 बनता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कार्बन हैलाइड्स, इसको तो आप मीथेन कह दोगे क्योंकि ना हाइड्रोजन तो आप हैलाइड में गिनते हो और ना ही आप उसको फर्स्ट ग्रुप दैट इज अल्कली मेटल में गिनते हो, ना ही वो मेटल है ना ही वो हैलाइड है, इसलिए हम H को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते दोनों जगह, तो हम लोग इसको अलग ग्रुप में बाहर रखते हैं, ठीक है ना, इसको CC ग्रुप में ही डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अलग और एलिमेंट्स की बात करो, सिलिकॉन की बात करो, देखो SiF6 बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, और क्या बनाता है? SnCl6 बनाता है, SnCl6 बनाता है, SnCl2 भी बनाता है, SnCl4 भी बनता है और SnCl6 भी बनता है, क्योंकि ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ऐसा देखो आपकी सारी की सारी जो शो कर रहा है, देखो 6 भी शो करता है, 6 तो इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके अलावा 4 शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है, -2 भी शो कर रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन -2 शो करता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ऑक्साइड्स में देखेंगे हम, जैसे हम Na2O देखते हैं, जैसे मैंने Na2O देखा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इसकी +1, इसकी -2, तो +1 × 2 +2 और -2, टोटल तो 0 होगी ना, क्योंकि एक एलिमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 रहती है ओवरऑल एटम की, जो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एटम्स की जो होती है ऐसे डिफरेंट होती है, इसकी +1, इसकी -2, या ऑक्सीजन की आपने देख ली कि -2 होती है।
ठीक है ना। तो ये ऐसे ही एस एन की बात कर रहे हैं हम, एस एन की बात करें तो एस एन क्या है, SF6 भी दे रहा है, SiCl6 भी दे रहा है। यहाँ पर इसके पास पावर कितनी होती है, ऊपर -2 होती है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पढ़ा दिया सर ने, उसमें आपको याद होगा सर ने ये बनाए थे, इनको क्या कहते हैं बेटा, लिगेंड्स कहते हैं, जो कि जुड़ते हैं आपके मेटल के साथ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ, ठीक है ना। तो ये जब बनता है किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनते, क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है पूरा का पूरा, वो भी किसके बाद, थर्ड पीरियड के बाद से सबके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो टेट्राहेलाइड जो भी कार्बन जो भी हमें ये बनाया इन्होंने, या फिर सिलिकॉन के साथ टेट्राहेलाइड्स बनेंगी, टेट्राहेलाइड्स बनी कोई भी, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत फास्टली चाहते हैं कि हम लोग स्टेबल हो जाए, तो इनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है ना, इनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है। और ये ईजिली क्या करते हैं, जो SiF4 बन रहा है, SnCl4 बन रहा है, PbCl4 बन रहा है, ये बहुत ईजिली जो होते हैं अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर लेते हैं। इसलिए जो भी ये एलिमेंट्स बनते हैं ये बहुत ईजिली और बहुत कम एनर्जी के थ्रू बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड बनने की भी ऑप्शन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि आपने देखा होगा, पी पाई जिसको बॉन्ड कहते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बहुत इजीली बनते हैं। पी पाई मतलब पी ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कहते थे सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते थे बेटा, पाई बॉन्ड। तो जो और ट्रिपल बॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो पी पाई बॉन्ड आपने देखा होगा कार्बन के बीच में बनता है। अगर आप C2H2 देखोगे तो आप देखोगे उसमें C2H2 में डबल बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं एल्कीन और इसको कहते हैं एल्काइन। अगर मैं इसकी बात करूँ इसको एल्काइन कहते हैं। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड भी है हमारे पास, F और F के बीच में, Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो हमने देखा कि ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, आपस में क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और एक दूसरे के बीच में भी ये डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे Cn की बात करूँ, Cn नेगेटिव की बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। उसके अलावा C और S के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। S और C के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। CH2 बनता है एक, ठीक है ना, ये हमारा एलिमेंट होता है CH2, कार्बन सल्फाइड कहते हैं इसे। जैसे CO2 बनता है वैसे CH2 बनता है, और इसके बीच में सबके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। तो CO2 के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं बेटा, 2 डबल बॉन्ड होते हैं ना, तभी तो वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये पी पाई बॉन्ड्स भी बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं और डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। और इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है। अगर डी ऑर्बिटल होगा, अब आप बड़े इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने PO4 की बात करा, तो इसमें जो एक बॉन्ड बनेगा, वो कैसा बनेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है ना। SO2 है, SO2 अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो उसमें आपको जो एक बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, पी पाई, और दूसरा बनता है पी पाई डी पाई, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, एक बनेगा पी पाई, एक बनेगा पी पाई डी पाई। ये तो सिग्मा हो गया, दूसरा वाला पाई बॉन्ड हो गया, तो ये पी में बनता है और ये पी और डी के बीच में बनता है। तो ये आपकी क्या है बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके बारे में आपको प्रॉपरली लिखवाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे जो कि प्रॉपर बनेंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि क्या बनता है, कैसे बनता है। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर जो भी शो हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग अभी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। जो भी आपने देखा कि साइज़ में जो भी डिस्कस चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इंथैल्पी में जो प्रॉब्लम आ रही है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सब जो भी एक्सेप्शंस है वो हम लिखेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर MCQs बनते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बन सकते हैं, यानी कि हम सारे के सारे यहाँ पर जो भी इसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं या एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।